अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजमाइन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहलन व सहलन या मुस्लिमीन। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। कि ए मोहम्मद, हमने तुम्हें भेजा है तमाम तर आलमीन के लिए एक रहमत बनाकर। ये अल्लाह ताला की जो है ना प्रॉपर प्रेज है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमत है तमाम आलमीन के लिए। उनके ना रहम का जो वो एलिमेंट है वो हमें इस शिद्दत वाले इंसिडेंट में भी जो है ना देखने को मिलता है। तो इस आयत के साथ जो है ना मैंने इसका आगाज किया है। इसी तरीके से एक लॉयल्टी के ऊपर मैं आपको कोट बताता हूँ जो एक्सप्लेन करता है कि सहाबा इकराम की लॉयल्टी किस तरीके से हमें जाहिर देखने को मिलती है इन टफ सिचुएशंस में। तो इकबाल ने कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे। व्हाट ही एक्चुअली मीन्स इज कि अगर से लॉयल्टी वफा जो है मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम दिखाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जहाँ क्या तकदीरों के सहीफे जो तुम्हारे लिए बदल देंगे। तो ये वाली लॉयल्टी जो है सहाबा इकराम ने अपनी लाइफ में जो है ना पूरी तरीके से इसको जाहिर किया था, इसका मुजाहरा किया था। ओके, ये दोनों चीज़ों को आपने अपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रेसिडेंट्स हैं आपके इस लेक्चर के। आप मुस्लिम जब आप या फिर किसी भी अपनी लाइफ में आप कदम उठाते हैं इस्लाम के लिए, नाउ यू आर गोइंग टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इस्लाम टू अचीव अ पर्पस इन इस्लाम, तब जाकर जो है ना आपने इस चीज को अपने जहन में रखना है कि तलाश है एक वतन की जिसकी सरहद तमाम दुनिया है, मंजिल है शहादत। ओके, जब आप अपने जहन में ये रखते हैं तब जाकर ना आपके हर एक्टिविटी की अ, हर एक्टिविटी जो है आपके उस पर्पस की तरफ जो है ड्राइव करेगी आपको, कि आपका मकसद है एक अपने एक मंजिल अचीव करनी है। तो जो भी आप एक्टिविटी करेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो उस पर्पस की तरफ जो है वो आपको डिराइव करेगी। पर्पस एक्चुअली पुल्स यू, वो आपको अपनी तरफ जो है ना घसीटता है, अपनी एक्टिविटीज जो है अपनी लाइफ की जो है उसकी तरफ आप डिराइव करते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पर्पस को सही तरीके से सेट करें। तो ये जहाँ मकसद था कि दुनिया फतह करें और फिर जो है आप अपनी उस तमाम हाईएस्ट ऑफ द पीक जो आप हासिल कर सकते हैं दुनिया के अंदर, वो शहादत का रुतबा जो है आप हासिल करें। क्योंकि दोनों ही जगह पर विन विन सिचुएशन है, या तो आप मारे जाएं तो शहीद हैं, या तो आप जीत जाएं तो गाजी हैं आप। दोनों ही जगह पर जो है विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो इस तरीके का ना प्रॉपर एक माइंडसेट होता है। ये तीन ही पॉइंट मैं जिक्र करूंगा एज अ प्रेसिडेंट टू दिस बैटल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बैटल। तो बेसिकली आज जो कर रहे हैं तो इस टॉपिक को हम मॉड्यूल 8 के अंदर कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल 8 जो है एक प्रॉपरली आपको एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट एक्सप्लेन करता है जो बस सीरा का नहीं, तमाम दुनिया की हिस्ट्री का, इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है। इतना बड़ा इवेंट और इतना यूनिक और नायाब इवेंट है कि इस जैसा इवेंट जो है कभी वर्ल्ड में रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसने दुनिया की जो है ना काया उलट कर रख दी थी एकदम से। कि दुनिया एकदम पूरी तरीके से रिवर्स 180 डिग्री पर चल रही थी। तो सही करके उस चक्के को प्रॉपर स्ट्राइट एंगल पर जो है दुनिया को लेकर आने वाला जो गजवा था, जो इंसिडेंट था, द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वो गजवा बदर था, बैटल ऑफ बदर था वो। तो इस गजवे को हम इसके अंदर इंटर होने से पहले इसका ना हम प्रॉपर एक बैकग्राउंड। तो जब हम उशेरा का एक्सपीडिशन एक्सप्लेन कर रहे थे, बेसिकली मैं दो चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं, गजवा और सरिया, एक्सपीडिशन और बैटल। गजवा हम उसे कहते हैं जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्होंने शिरकत की हो और फिर सहाबा इकराम की क़ियादत की हो उसके अंदर। लीडर प्रॉफिट अलैहिस्सलाम है और सहाबा इकराम जो है उनकी कमान में उस गजवे के अंदर जो है पार्ट ले रहे हैं।
और सरैया मैंने यानी एक्सपीडिशन हम उसे कहते हैं, एक मुहिम है वो जिसके अंदर प्रॉफिट सलाम ने जो है प्रॉपर बैकग्राउंड रोल प्ले किया हो, मतलब उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाकर प्रॉपर सही तरीके से सब कुछ बनाकर जो है सहाबा इकराम को दिया हो, और किसी सहाबी को एज ए लीडर जो है सेलेक्ट कर लिया हो, और उस लीडर को कहें कि आपने जो है इस एक्सपीडिशन को अकम्प्लिश करना है, कंप्लीट करना है, तो उसको हम जो है सरिया कहते हैं। ओके। तो गजवा और सरिया, गजवा मतलब प्रॉफिट इस्लाम खुद शिरकत करें, सरिया मतलब प्रॉफिट इस्लाम बैकग्राउंड रोल प्ले करेंगे लेकिन कुछ सहाबा इकराम जो है उसको लीड करेंगे। इसका एग्जांपल था अब्दुल्ला इब्ने जहाश की, जो हमने रिसेंटली जो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, कि अब्दुल्ला इब्ने जहाश को जो है ना प्रॉफिट इस्लाम ने एक लीडर बनाकर भेजा था, जो तैफ के उस इलाके में जाकर एक कैरवान को रेड करके वहां से माल गनीमत लेकर आया था, तो वो एक सरिया है। और गजवा जो है प्रॉफिट जहाँ वो अपने आप खुद शिरकत कर रहे हैं, तो इस तरीके का गजवा जो है वो पहला गजवा उन्हीं में से बैटल ऑफ बदर है। तो इस बैटल ऑफ बदर को हम गजवा बदर अल कुबरा भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो एक्सपीडिशंस होते थे उसको ना, उनमें से एक एक्सपीडिशन था जिससे हम गजवा बदर अल, ये कहते हैं हम उसको, मतलब द माइनर, अल असगर, लेकिन इसको हम अल कुबरा कहते हैं, जो बड़ी वाली बैटल है। ये क्यों कहते हैं हम इसको बड़ी वाली बैटल, क्योंकि छोटी एक्सपीडिशंस की वजह से ये बड़ी बैटल जो है ये टेक प्लेस हुई थी, इस वजह से इसको हम बड़ी बैटल कहते हैं। और दूसरे जितने भी एक्सपीडिशन इससे पहले हुए थे उसको हम, तो मैंने बेसिकली टेक्निकल जो टर्म्स हैं उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो है ना पसे मंजर क्या था, बैकग्राउंड क्या चल रहा था वहां पर। तो उशेरा एक्सपीडिशन के अंदर हमने देखा था कि प्रॉफिट इस्लाम और फिर कुछ मुहाजिरीन अंसार के साथ जाते हैं एक काफिले को रेड करने के लिए, उसको सीज करने के लिए, उसको लूट कर जो है उसका माले गनीमत लेकर आने के लिए। लेकिन प्रॉफिट इस्लाम जब तक पहुंचते हैं उशेरा तक, वो काफिला जो है वहां से गुजर चुका होता है, और प्रॉफिट इस्लाम का जो है वहां पर टारगेट मिस होता है। हालांकि उसमें एक नाकामी तो थी, लेकिन उसमें बहुत सारा एक फायदा था कि प्रॉफिट इस्लाम लौटते वक्त वहां पर जो है उन्होंने कुछ अलायंस के पैक्ट जो है वहां पर साइन किए थे, और अग्रीमेंट में इंटर हो चुके थे कुछ कबीलों के साथ। और इसी तरीके से दो बंदों को कहा कि यहाँ पर से अगर काफिला वापस से जब गुजरेगा तो तुम्हें जो है ना हमें इत्तला देनी है, ताकि वापस गुजरते हुए रास्ते पर जो है हम इस काफिले के ऊपर दोबारा से अटैक करेंगे, और दोबारा से अटैक करके हम हमारा माल जो है वापस से इससे वापस ले लेंगे। तो ये जो है ना प्रॉफिट इस्लाम ने इंस्ट्रक्शन दी थी उन लोगों को जिन्होंने इस रास्ते के ऊपर निगरानी करनी थी। ओके। जब ये कहा था उन बंदों को, तो कुछ अरसे के बाद, मतलब 2-3 महीने लगते हैं, शाम को वो तिजारती काफिला जा रहा था, वहां पर जो है वो सेल्स वगैरह कंप्लीट करके वापस से जो माल जरूरी था या फिर जो ही प्रोविजन जरूरी थे, उसने जो है अपने कैमल्स के ऊपर लाद कर जो है वापस से उसको मदीना की तरफ लाना था। तो इसमें 2-3 महीने का अरसा लग जाता है। 2-3 महीने के अरसे के बाद जो है वापस वो काफिला गुजरता है उसी उशेरा के उस रास्ते से, और फिर बदर से गुजरते हुए उसको मक्का जाना होता है। तो प्रॉफिट इस्लाम डिसाइड करते हैं कि इसको जो है ना बदर के मैदान में जो है इसको सीज करना है। तो ये प्लानिंग होती है प्रॉपरली। तो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है इस वाले, तो प्रॉफिट इस्लाम को जब इस वाले इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वापस से जो है ना ये इंटर होना है ये काफिला, और मक्के की तरफ जो है लौट रहा है, तो प्रॉफिट इस्लाम का जो है ना रद्द अमल होता है उस वक्त। तो वो क्या रद्द अमल था, तो उसके बारे में हम डिस्कस, उससे ये सीन 1 जो है यहाँ पर एंड होता है, इसको मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम सीन 2। सीन 2 चल रहा होगा, कुरैश का जो है ना प्रॉपरली एक तरीके से तवाजुन बिगड़ा हुआ है, पूरी तरीके से मिसबैलेंस है उनकी जो है ना लाइफ्स के अंदर। क्योंकि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने जो घर सरसरिया भेजा था अब्दुल्ला इब्न जहाश का, तो उसने उसने कुरैश को जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीटली सेंसलेस कर दिया था। वो अपने दिमाग से जो ना पूरी तरीके से हट चुके थे, और एकदम पूरी तरीके से रेज में थे, बहुत ही गुस्से में थे वो, कि ये मुसलमान जो है हमारे इलाके में इंटर, और हमारे ही एक कबीले के एक सरदार को कर देते हैं, और फिर हमारे सरदारों में से कुछ 2 बंदों को ये कैप्टिव बनाकर ले जाते हैं,
और फिर हमारा माल लूटकर माले गनीमत के तौर पर मदीना ले जाते हैं। और बस यही नहीं किया उन्होंने, और हुर्मत वाले महीनों की जो है उन्होंने हुर्मत को पामाल किया है। मतलब रजब के महीने में जो है जंग करना जो है वो बहुत ही बुरी चीज समझी जाती थी, क्योंकि वो सेक्रेट महीना होता था। उस दौरान मुसलमानों ने अटैक करके जो है उस महीने की भी हुर्मत पामाल की, और कुरैश की का माल जो है वापस से मदीना मदीना लेकर जाते हैं एज अ माल गनीमत। तो ये चीज जो है कुरैश को पूरी तरीके से तबाही में डाल देती है। वो पूरी तरीके से सेंसलेस हो जाते हैं, बहुत ही फुल एकदम गुस्से में होते हैं वो। और मुसलमानों से बदला लेने की ना पूरी तरीके से वो जिद्दोजहद में होते हैं कि अब तो बस हम एक ऐसी फैसला कुन जंग करेंगे जो हमारे दरमियान में फैसला करेगा और बताएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो ग्रुप है। तो ये ना उनके जहन में ये चीज बन चुकी थी, ये उनके जहन में एक प्रॉपरली एक प्लेटफॉर्म सेट कर चुका था। क्योंकि ये एक बैकग्राउंड है और कॉज ऑफ द बैटल है, तो मुझे बताना था। तो जो अब्दुल्ला बिन जहाश, जो लोग नहीं जानते कि काफिला किस तरीके से होता है, मैं बस पिछली क्लासेस में बता रहा हूँ कि कैरावान काफिला, तो देखिए इस तरीके से काफिला होता है। काफिला इस तरीके से गुजरता है, तो जब उसके ऊपर रेड होती है तो इस तरीके से रेड होती है। स्क्रीन को जब ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा, देखिए रेड इस तरीके से होती है, काफिला ना इस तरीके से गुजर रहा होता है। इसको हम काफिला कहते हैं अरब के अंदर। तो अब्दुल्ला इब्न जहाज जो है वो रेड करते हुए उस काफिले को, उस काफिले का माल लूटकर जो है वो मदीना लेकर आते हैं। तो वहां पर जो है इस वाक़ये ने बहुत ही ज्यादा कुरैश को गुस्सा दिला दिया होता है। ये एक कॉज था बैटल का, जो कुरैश को एकदम से उसने प्रोवोक किया कि अब तुम्हें जो है ना जंग करनी है। ओके, यहाँ पर जो है ना सीन 2 का मैं अख्ताम करता हूँ। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट सीन पर जब मैं आता हूँ, कि जब प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को पता चला कि अबू सुफियान का काफिला जो है लौट रहा है मक्के की तरफ, जो कि हमने देखा सीन 1 के एंडिंग में। अब उसको मैं रेज्यूम करूँ तो यहाँ से शुरू होता है वो। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनका रद्द अमल ये होता है कि मदीना के लोगों को प्रॉफिट अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अय मदीना के लोगों, या नास उठो और फिर देखो कि जो है ना काफिला आ रहा है। बहुत ही बड़ा काफिला जो है शाम से लौट रहा है, जिसमें तकरीबन 150 ऊंट जो है शामिल है, और तकरीबन जो है ना 5,000 दिरहम जितना जो है प्रोविजंस उसके ऊपर जो है मौजूद है, उन कैमल्स के ऊपर लाद कर लाया जा रहा है। और आज के अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो तकरीबन 250 किलो गोल्ड जितना माल जो है मक्के की तरफ लौट रहा है, और 30 से 40 लोग जो है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो प्रॉफिट इस्लाम ने ये इन्फॉर्मेशन देते हुए मदीना के लोगों को कहा कि जाओ इस कैरवान को रेड करने के लिए, ताकि अल्लाह ताला जो है तुम्हें इस माल को एज अ माल गनीमत तुम्हें जो है अता करे। क्योंकि तुम्हारी जो लूटी हुई प्रॉपर्टी थी मक्के के अंदर, वो इस काफिले के अंदर मौजूद है, और इस काफिले को लूटना है तुम्हें, और फिर अपना जो है माल जो है वापस से लेना है। ओके, इस सीन 2 को यहीं पर रखिए आप। अब ना मैं एक ऐसी चीज को एड्रेस कर रहा हूँ जो प्रॉपरली हमें एक सेंस देती है कि क्यों ये गजवा हुआ था। दो कॉज मैंने बताए, और फिर ये गजवा क्यों हुआ था, कि प्रॉफिट इस्लाम ने इकदामी जिहाद नहीं किया था, बल्कि एक अटैक किया था प्रॉफिट इस्लाम ने। ये क्यों किया था अभी मैं बताता हूँ। जब अब्दुल्ला इब्न जहाश का सिरिया हुआ था, और फिर कुरैश का ना प्रॉपरली सेंसलेस हो चुके थे, और उनके अंदर एक पूरी तरह से जोश आ चुका था कि जंग करनी है। तो देखिए, जब भी आप एज अ मिलिट्री कमांडर हैं, तो आपको पता चलता है कि हालात जो है बहुत ही नाजुक हो चुके हैं। कभी भी जो है वार ब्रेकआउट हो सकता है। कहीं पर भी जो है ना आपके ऊपर गोरिल्ला अटैक हो सकता है, या फिर कहीं पर भी आपके ऊपर जो है फ्लैंक ड्रोनिंग हो सकती है, या फिर आपके पूरी तरीके से आपके कैंप को तबाह किया जा सकता है। तब जाकर आप एज अ मिलिट्री कमांडर क्या करेंगे, आप इकदाम लेंगे, आप प्रिकॉशंस लेंगे। वो प्रिकॉशंस में आप क्या करेंगे कि पहले लेवल के ऊपर आप एक डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और इसी के साथ एक अटैक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और अटैक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएंगे आपकी सामने वाले मुखालिफिन जो है उससे पूरी तरीके से सरप्राइज रह जाए। तो यहाँ पर जो है ना अल्लाह ताला खुद कमांडर थे मुसलमानों के। ओके, तो कैसे मैं बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने एज अ कमांडर जो है मुसलमानों को आयत रिवील करते हुए बताया कि अब्दुल्ला इब्ने जहाश के इस सिरियन ने कुरैश को पूरी तरीके से सेंसलेस कर दिया है। तो अब जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं, और जंग करने के लिए वो एक मौका ढूंढ रहे हैं। तो तुम्हें जो है ना एक प्रॉपरली एक अटैक वाली स्ट्रैटेजी बनानी है। ओके, तो अल्लाह ताला ने बताया, जो हम जिहाद के उस स्टेप्स में हमने देखा था एक आयत को, फर्स्ट सेकंड लेवल की जिहाद के ऊपर हमने बताया गया कि बस रिटेलिएट नहीं करना, सब्र करना है।
नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तो उसको रिटेलिएट करना है। थर्ड स्टेप था हमारा कि हमें जो है काउंटर अटैक नहीं, डायरेक्ट अटैक करना है, हमें इनिशिएट करना है अटैक। ये थर्ड लेवल का था। तो उस थर्ड लेवल के अंदर अल्लाह ताला ने बताया, युकातिलून फी सबीलिल्लाहि युकातिलूनकुम। मतलब अल्लाह ताला ने कहा कि लड़ो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की रास्ते में जिहाद करो उन लोगों से जो तुम्हारे साथ जंग करते हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि लड़ो अल्लाह ताला की जिहाद में, तो ये आयत जो है ना एक प्रॉपर हमें सिग्नल देती है कि यहाँ पर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि तुम्हें जो है ना लड़ाई के लिए तैयार रहना है। क्योंकि अभी जो है मामला बहुत ही नाजुक है, कभी भी जो है वार जो है ब्रेकआउट हो सकता है। तो तुम्हें पहले पहले अटैक करना है और इन मामला के ऊपर जो है गालिब आना है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने एज अ कमांडर जो है इस आयत को रिवील किया। और फिर कहा कि फला तक़तदू, और तुम्हें जो है ना लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सेट किए हैं। तो उलमा इसकी तशरीह करते हुए कहते हैं जो लिमिट जो है जंग के अंदर ना हमारे लिए उसूल बताए गए हैं कि तुम्हें औरतों को नहीं कत्ल करना। इसी तरीके से इन्वायरमेंट के जितने भी ट्रीज पेड़ मतलब प्लांट्स हैं, इन सबको तुम्हें तबाह नहीं करना जब तक कि बहुत ही ऐन जरूरी ना हो जाए वो। और इसी तरीके से मॉडर्न तरीके से देख ले हम तो इमारतों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। और फिर जितने भी इंसानियत की बका के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो जिसे ना हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना जब तक कि ऐन ज़रूरी ना हो जाए वो। तो इन तमाम तो रूल्स को जो है ना हमें फॉलो करना है अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हुए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिहाद करो अल्लाह ताला की राह में जो तुमसे जिहाद करते हैं, और तुम्हें जो है लिमिट्स नहीं क्रॉस करनी। तो ये आयत जो है प्रॉपरली हमें इंडिकेशन देती है। ये जो प्रॉफेट इस्लाम ने जो हमें कहा था कि अबू सुफियान के कारवान को जो है रेड करना है, तो कारवान का रेड जो है वो इकदामी जिहाद नहीं था, बल्कि वो अटैक था, इनिशिएशन था अटैक का वो। तो अभी मैं वापस आता हूँ सीन 2 की तरफ, मतलब सीन 1 की तरफ, उसी काफिले की जगह पर, जहां पर हमने देखा था आखिरी जगह पर कि अभी मुसलमानों को पहुंचना है अबू सुफियान की काफिले की तरफ। अब वो किस तरीके से पहुंचना है मुसलमानों को, अब हम उसको देखते हैं। तो हमने पहला कॉज देख लिया कि अब्दुल्ला इब्न जहाश का जो सीरिया था, उसने कॉज किया था कुरैश को कि वो बैटल जंग छेड़े वो। दूसरा जो कॉज था वो अबू सुफियान के काफिले का जो है एम्बुश था, कि मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया था कि अबू सुफियान के काफिले को जो है हमने जो है उसको प्रॉपरली जाकर सीज कर देना है, उसको उसको रेड करना है। तो ये दूसरा कॉज था। तो इस कॉज के अंदर ना एक और मामला हुआ था। अबू सुफियान बहुत ही श्रूड इंसान था, अक्लमंद इंसान। उसको पता था कि मुसलमान आते हुए रास्ते में हमारे ऊपर जो है ना हमला कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, प्योर, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप।
ओके गाइस, सॉरी, अभी आ रही है, आवाज़ आ रही है? कोई कंफर्म कर दे मुझे, फिर मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ। जी भाई, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। अरे कहाँ पर मैंने रोका था सुफियान भाई? जी सुफियान भी, कहाँ पर मैंने रोका था? यस, एनीबडी? कहाँ पर स्टॉप हुआ था? अबू सुफियान वाले केस में भाई। जी जी, थोड़ा सा बताएं मुझे आप। कमेंट उसकी चालाकी के बारे में। ओके। ओके। तो अबू सुफियान जो है ना, वो बहुत ही चालाक था, श्रुएड एक मक्के का। उसको पता था कि मुसलमान जो हैं आते हुए रास्ते में हमारे ऊपर जो है अटैक कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि एकदम प्रिकॉशन लेते हुए एक बंदे को भेजा जिसका नाम था दमदम बिन अमर गिफारी, जिसने मक्के में जाकर मक्के के कुरैश को इत्तला दी कि इस तरीके से मुसलमान जो है काफिले के ऊपर जो है एक तरीके से अटैक करने वाले हैं और तुम्हारा जो है माल लूट लेंगे। तो वहां पर जो जाकर उसने अल्फाज कहे थे, वो तमाम तर मक्के के कुरैश को जो है पूरी तरीके से प्रॉब्लम में डाल दिया था। तो उसने कहा, या कुरैश, तुम्हारा काफिला, तुम्हारा काफिला, तुम्हारा जो माल है वो अबू सुफियान के काफिले में मुसलमानों ने जो है उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया है। क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? तो ये अल्फाज ने जो है तमाम तर कुरैश के लोगों को जो है पूरी तरीके से प्रॉब्लम में डाल दिया। और सारे लोग अपने घरों से निकलते हैं। सारे कुरैश के सरदारान जो है गैदर होते हैं एक सेंटर में। और फिर सारे लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें जो है जंग करनी है। तो तमाम तर कबीले जो हैं अपने अपने कबीले से जंगजू भेजते हैं अपने उन सरदारों के लिए। तो सारे लोग इकट्ठा होकर तकरीबन 1300 कुरैश के बंदे होते हैं। 1300 कुरैश के बंदे में 600 बंदे जो है फुल्ली आर्म्ड होते हैं। आयरन मेल पहनते हैं, वो मतलब आयरन आर्मर जिसे आप कहते हैं, जीरा पहनते हैं। और फिर प्रॉपर उनके पास जंग के जो है असला होते हैं। पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं मक्के से 1300 मुशरिक, बस एक बंदे की जो है इस इख्तला की वजह से। तो जब ये दमदम बिन गिफारी जो है इनको कहता है कि इस तरीके से मामला है, तो वहां से वो निकलते हैं। तो इस सीन को आप ना यहीं पर एंड कीजिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि मुसलमानों ने जो है इस काफिले की तरफ जाना था। लेकिन जैसे ही ये मुसलमान इस काफिले की तरफ बढ़ रहे थे, तो अबू सुफियान ने क्या किया, उसको पता था कि मुसलमान आने हैं। तो बहुत ही एकदम पूरी तरीके से चालाक था और बहुत ही वो अटेंटिव था कि हर जगह से वो देख रहा था कि क्या क्या मामला चल रहे हैं यहाँ पर। तो हर कबीले से जाकर वो पूछता कि क्या तुमने किसी को देखा है, किसी आर्मी ट्रूप को देखा है या फिर किसी अजीब स्ट्रेंजर्स को देखा है जिन्होंने यहाँ पर से सवारी की हो। सब जगह से वो तहकीकात करता है। बदर के इलाके के बहुत होता है। तो वहां पर एक बंदा होता है मिस्दी बिन अमर, जो जो है ना कबीले का सरदार था। तो उससे पूछता है कि क्या किसी को तुमने देखा है? तो पूछताछ करने के बाद उसको पता चलता है कि वो कहता है मिस्दी बिन अमर अबू सुफियान से कि मैंने दो बंदों को देखा है जो कैमल राइड करते हुए इस रास्ते से गुजरे हैं। तो अबू सुफियान जो है पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ उनके पीछे जाता है। जब पीछे जाता है तो वो लोग तो वहां पर उसको नहीं मिलते। बस उसको कैमल के निशान मिलते हैं और फिर कैमल का ना डंक, मतलब कैमल का गोबर जो है वहां पर पड़ा होता है। तो अबू सुफियान बहुत ही चालाक था। उस कैमल के गोबर को उठाता है और फिर उसको ब्रेक करता है, उसको तोड़कर देखता है तो उसके अंदर से ना खजूर की गुठलियां निकलती। तो उसको पता चलता है कि मदीना के लोगों के ये कैमल्स हैं। तो मदीना के लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि उस वक्त ना अरब में मदीना के अंदर ना बहुत ही बड़ा एक खजूरों का बाग हुआ करते थे। तो ताकत के लिए वो अपने कैमल्स को भी खजूर खिलाया करते थे। तो उस तरीके से ना अबू सुफियान ने इसको कैच कर लिया कि मदीना के कुछ लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे। तो उसने क्या किया, अपने इस काफिले के रास्ते को चेंज कर लिया। काफिले के रास्ते को चेंज करते हुए सी शोर की तरफ से वो अपने काफिले को ले चला और बदर के उस मैदान से जो है वो बच निकला। और पूरी तरह से कंप्लीटली सेफली जो है वो काफिला जो है मक्के की तरफ पहुंच जाता है। तो जब मुसलमान आ रहे थे इस काफिले की तरफ, उनको पता चलता है कि ये जो काफिला है ये भी मिस हो गया उनके हाथ से।
ये जो है ना उनके एक प्रॉपरली उनको एक एक फेलियर था ये। अब ये मैं बताता हूँ आपको, जो मुसलमान मदीने से निकले थे वहां से वो कौन लोग थे। हमने देख लिया कि मक्के से जो मुशरिकीन निकले थे वो 1300 थे। 600 आर्म्ड लोग थे और फिर उनके सरदारान थे, जो अबू जहल उनको लीड कर रहा था। अब आते हैं मदीने की तरफ हम। मदीने के अंदर क्या चल रहा था कि जब प्रॉफेट सलाम ने कहा कि जाओ इस काफिले को तुमने रेड करनी है, सीन 2 की तरफ आ रहा हूँ मैं, जिसमें प्रॉफेट सलाम ने कहा कि जाओ इस काफिले को रेड करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें जो है इसका माल एज अ माल गनीमत दे दे। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने साथ में ये भी बात कह दी थी कि ये जो है इसके अंदर शिरकत करना सबके लिए फर्ज नहीं है। जो जो चाहता है तो वो अपनी मर्जी से इसके अंदर जो है शिरकत कर सकता है। लेकिन जो लोग बॉर्डर के ऊपर हैं उनके लिए रिकमेंडेड है, ताकि उनके लिए जो है ना बहुत ही आसानी होगी ट्रैवल करने के लिए। तो जब प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने अनाउंसमेंट की तो तकरीबन जो है 300 सवा 300 बंदे जो है वहां पर इकट्ठा हो गए थे। तो सबको पता था कि हमने इतने सारे एक्सपीडिशंस किए हैं और सबके जो रिजल्ट्स हैं वो इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं, कि किसमें भी हमने ना कोई भी कामयाबी नहीं मिली बड़ी वाली। तो इस वजह से सब ने ना उसको बड़े ही लाइटली लिया था और सीरियसली नहीं लिया। तो सब लोगों ने सोचा कि ये बस ये भी एक इनकॉन्सिक्वेंशियल जो है एक एक्सपीडिशन होगा। तो किसी ने ज्यादातर उसके अंदर एक इंटरेस्ट दिखाते हुए इसमें शिरकत नहीं की। बस सारे लोग जमा होकर 300 सवा 300 बंदे थे उसके अंदर। तो 300 सवा 300 बंदे, और उनके पास ना प्रॉपर जंग के असला भी नहीं थे, ना ही वो प्रॉपरली आर्म्ड थे जंग लड़ने के लिए। बस दो ही घोड़े थे पूरी आर्मी के अंदर। एक था जुबैर इब्न अल-अव्वाम के पास, दूसरा था मिकदाद बिन अमर के पास। ये दो बंदे जो थे ये प्रॉपरली हॉर्समैन थे और लीड कर रहे थे राइट फ्लैंक और फिर लेफ्ट फ्लैंक को। ओके। राइट फ्लैंक को हम कहते हैं मईमना, लेफ्ट फ्लैंक को हम कहते हैं मईसरा, और जो बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कल्ब। पुराने दौर में जिस तरीके से जंगें हुआ करती थी तो आर्मी को ना 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता था। एक था राइट फ्लैंक, दूसरा था लेफ्ट फ्लैंक, बीच में जो था सेंटर था। तो हम इसको राइट को मैमना कहते हैं, लेफ्ट को मैसरा कहते हैं, और सेंटर में जो है उसको हम कल्ब कहते हैं। तो लेफ्ट फ्लैंक का जो है जुबैर इब्न अल-अव्वाम थे, राइट फ्लैंक के जो है मिकदाद बिन अमर रजी अल्लाह अनहुमा थे। ये दोनों सहाबी को ये जो है ये प्रॉपरली इनको एक जिम्मेदारी दे दी गई थी। और इसी तरीके से मुहाजिरीन का एक जत्था बना दिया गया और फिर अंसार का एक जत्था बना दिया गया, इनका अलग ग्रुप इनका अलग ग्रुप। और मुहाजिरीन का जो अलम था, जो बैनर था, वो अली इब्न अबी तालिब को दिया गया था। और इसी तरीके से अंसार का जो अलम था वो साद बिन माद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में दिया गया था। और जनरल कमान का एक पर्चा होता है जो सेंटर में होल्ड किया जाना होता है, वो जो है हजरत क्या नाम था उनका, बड़े ही यंग साहब। ओके, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। एक और सहाबी थे जिनके हाथ में ना एक दे दिया गया था। वही सहाबी हैं जिनको मदीने की तरफ भेजा गया था ताकि वो अंसार को इस्लाम सिखाया सिखाया जाए। यंग सहाबी थे वो, उनको जो है ना जनरल कमान का बैनर दिया गया था। तो इस तरीके से ना एक आर्मी की प्रॉपर फॉर्मेशन होकर ये इस गजवे के ऊपर रेड करने के लिए निकली थी। लेकिन जब पहुंचे तो वहां पर उनको नहीं मिला। तब जाकर ना एक प्रॉपरली उनकी एक फेलियर जो है उनको देखने को मिलती है। अब ये यहाँ पर एक सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन जब हम आते हैं, मतलब नेक्स्ट कॉज की तरफ, तो उसके अंदर हम देखते हैं ये अबू जहल जो है बहुत ही हॉटी बंदा था। ये बहुत ही तकब्बुर और गुरूर करने वाला बंदा था। इसकी गुरूरी और तकब्बुरी ने इस बैटल को जो है कॉज बना था इस बैटल का। अगर से मक्के के मुशरिकीन चाहते तो वापस से रिटर्न हो सकते थे, लेकिन वो रिटर्न नहीं हुए थे। क्योंकि इसकी वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर, कि कुरैश ने किस तरीके से प्लानिंग की थी और किस तरीके से प्रॉब्लम हुई थी। अब ये जान लें, 3 कॉजेस आपने जानने हैं, बहुत ही तफसील में मैंने कॉजेस को डिस्कस किया है ताकि ना आपको समझ आए कि आगे बैटल किस तरीके से हुआ था। अभी बस हम कॉजेस के ऊपर है, बैटल तो अभी बहुत दूर जाना है। कॉजेस अब्दुल्ला इब्न जहश का सीरिया, और फिर ये अबू सुफियान का काफिला, अलग अलग सीन्स में हमें देखने को मिलता है, और फिर ये अबू जहल की हॉटीनेस। ये 3 मेजर कॉजेस हैं बैटल ऑफ बदर के। अब नेक्स्ट हम आते हैं कुरैश की काउंसिल। अब इसके अंदर हम देखते हैं, अब जब अबू सुफियान ने अपने काफिले का रूट चेंज करते हुए सेफली मक्का वो पहुंच रहा था, तो उसने वापस से एक खबर भिजवाई थी मक्के के मुशरिकीन की तरफ कि मैंने
परख लिया था कि मुसलमानों ने हमारे ऊपर अटैक करना है, इस वजह से मैंने जो है ना अपना काफिले का रास्ता चेंज कर लिया है। तो जब मैंने रास्ता चेंज कर लिया अपने काफिले का, तो हम सेफ हैं। तो तुम्हें मैं एडवाइस करता हूँ कि तुम्हें जो है वापस से लौट जाना चाहिए मक्के की तरफ और जंग को अवॉइड करना चाहिए। ये अबू सुफियान का मशवरा था और बहुत ही वाइज मशवरा था ये अबू सुफियान का। लेकिन ये अबू जहल की जो हार्टीनेस थी वो नहीं माना। जबकि हम 1300 बंदे निकल चुके हैं इस बदर के मैदान की तरफ, अब तो हम जंग करके ही रहेंगे। हम मुसलमानों का जो है ना हम सफाया करके रहेंगे, अब फैसला कुन जंग होनी ही होनी है। तो अबू जहल ने कहा कि हम जो है बदर के मैदान में जाएंगे, वहां पर 3 दिन रुकेंगे, लड़कियां हमारे लिए जो है गाएंगी और फिर नाचेंगी, और एकदम जबरदस्त खाना जो है हमारे लिए पकाया जाएगा, और फिर वहां पर जो है हम एकदम पूरी तरह से एंजॉय करके जंग जीत कर वापस लौटेंगे। ये चीज ने जो है ना कुरैश के मुशरिकीन के अंदर एक मोटिवेशन डाल दी कि हाँ अबू जहल बिल्कुल सही कह रहा है, हमें जंग करनी चाहिए। लेकिन उसमें से एक सरदार था जिसने इनकार कर दिया। उस सरदार का बेसिकली एक नाम था अखनास बिन शारिक, जिसने कहा कि मैं इस जंग में शिरकत नहीं करूंगा। तो 1300 बंदे जो निकले थे वहां से, तो उस सरदार ने अपने 300 बंदों को लेकर जो है वापस वो मक्के की तरफ लौट गया। इस तरीके से 1000 बंदे जो है वो बदर के मैदान में पहुंचते हैं। तो कुरैश की काउंसिल में यही हमें देखने को मिलता है कि अबू जहल की हॉटीनेस ने इस बैटल को कॉज किया था। अगर से सारे लोग मान लेते कि अब उनको वापस से लौट जाना है, तो बैटल जो है वो रुक जाती। तो बेसिकली कुरैश ने यही डिस्कस किया, और बस अबू जहल का जो मशवरा था उसको डोमिनेंट माना गया, और उसको मानते हुए जो है कुरैशी काउंसिल ने डिसाइड किया हाँ हमें जो है जंगे बदर में जो है जाना है। अब हम आते हैं मुसलमानों की काउंसिल में, कि मुसलमानों की काउंसिल में क्या हुआ था। अब जबकि मुसलमानों को एक प्रॉपर एक फेलियर मिली है कि उन्होंने जो है इस वाले कैरावान को भी मिस कर दिया, इस वाले काफिले को भी मिस कर दिया, अब उनको क्या करना है। तो प्रॉफिट इस्लाम ने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं जो अफेंडेड हैं कि उन्हें जंग नहीं करनी, क्योंकि वो तैयार नहीं है जंग के लिए, और फिर उनके पास असला नहीं है जंग करने के लिए। तो प्रॉफिट इस्लाम ने पहले मुहाजिरीन से मशवरा करते हुए पूछा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जो है बड़े ही वाज़ेह तरीके से बताते हैं कि या रसूल अल्लाह, कितने ही मुश्किलात वक्त हो हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से वो हर हमेशा कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो इसी तरीके से एक और मुहाजिरीन में से मिकदाद बिन अमर, जिनके पास जो है राइट फ्लैंक का जो है कमांड था, तो उन्होंने उठकर कहा कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह, हम जो हैं बनी इसराइल की कौम की तरह नहीं हैं जो आपसे कहेगी कि अय मूसा, आप और अपना रब जो है जाकर जंग करो, हम यहाँ पर बैठे हुए देखते हैं कि तुम किस तरीके से जंग लड़के जीत कर आते हो। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप और अपना रब जो है जंग करें, और हम ठीक आपके साथ ही मौजूद है, हम आपके साथ साथ चलेंगे। तो ये मिकदाद बिन अमर के जो अल्फाज थे, प्रॉफिट इस्लाम को जो है ना उनको एक उम्मीद दी थी कि मुहाजिरीन तैयार है। लेकिन प्रॉफिट इस्लाम को पता था अंसार का जाना बहुत ही बड़ा जत्था मौजूद है इस आर्मी के अंदर। तो प्रॉफिट इस्लाम ने जोर से पुकार कर कहा, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ए लोगो मुझे मशवरा दो, ए लोगो मुझे मशवरा दो। तो इस बात से ना साद बिन मौज जो थे, उन्होंने परख लिया था कि प्रॉफिट इस्लाम जो है वो मशवरा मांग रहे हैं अंसार से। तो अंसार के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो साद बिन मौत थे। साद बिन मौत खड़े होकर कहते हैं, ये ताजीम वाला खड़ा होना नहीं था, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये अपनी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए खड़े होकर कहा साद बिन मौत ने, स्टैंडर्ड बेरर जो थे, कि या रसूल अल्लाह, ऐसे लगता है कि आपके अल्फाज से कि आप चाहते हैं कि हम बोले, हम मशवरा दें आपको। तो साद बिन माद ने कहा, प्रॉफिट इस्लाम ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ। तो साद बिन माद ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं, आप हक का पैगाम लाए हैं, और हम इस चीज़ को टेस्टिफाई करते हैं कि आप जो भी करते हैं वो अपने रब की मर्जी से करते हैं। तो इसी तरह से तमाम तक टेस्टिमनी देते हुए साद बिन माद ने तारीखी जुमले कहते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर से आप हमें कहेंगे कि समंदर के अंदर भी हमें छलांग लगानी है, तब भी हम जो है आपके साथ जो है छलांग लगा देंगे, एक हम सेकेंड थॉट भी नहीं देंगे। हम में से कोई भी पीछे नहीं रहेगा, और जंग के अंदर जो है हम सब्र का जो है मुजाहरा करेंगे, और हर हमेशा वही काम करेंगे जो अल्लाह ताला का प्लेजर सीख करता हो और अल्लाह ताला को जो है प्लीज करता हो। ये वाला काम हम करेंगे। जब ये अल्फाज साद बिन मौद ने कहा, तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है बहुत ही प्लीज थे साद बिन मौद से, और उनको कंग्रेचुलेट किया, और
कहा कि हाँ अब जो है हम बदर की तरफ जो है मार्च करेंगे, बदर की जंग की तरफ जो है हम मार्च करेंगे और मुशरिकीन से पहले हम वहां पर जो है पहुंचेंगे। तो ये देखिए बेसिकली जाहिर कर रहा है सहाबा इकराम की लॉयल्टी, कि किस तरीके से मोहब्बत करते थे वो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से। और एक और दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि साद बिन मुआद ने ये भी कहा था प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से कि अगर से आप ये समझते हैं कि अकाबा प्लेज में हमने ये आपसे प्लेज लिया था कि मदीने के अंदर हम आपकी हिफाजत करेंगे और उसके बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि बदर जो है मदीने के बाहर था, तो साद बिन मुआद ने कहा कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी हिफाजत जो है जिस तरीके से मदीने के अंदर करते हैं उसी तरीके से दुनिया के हर जगह में हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो ये ना लेसन हमें सीखने को मिलता है बेसिकली, कि जहाँ पर भी मुसलमान हो तो प्रॉफिट इस्लाम से वो मोहब्बत, उनके हर अहकाम की जो है उसके ऊपर पासदारी रखना, उसकी उसके ऊपर चलना, चाहे कहीं पर भी हो मुसलमान उसके ऊपर जो है ये उसके ऊपर ऐन फर्जुल ऐन होता है। तो इसके अंदर साहबा इकराम जो है अपनी लॉयल्टी जाहिर करते हैं, अंसार और मुहाजिरीन दोनों ही जो है वो अपनी लॉयल्टी जाहिर करते हुए जो है ये अल्फाज कहते हैं। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम प्लीज होकर कहते हैं हमें जो है बदर की तरफ जो है अभी मार्च करना है। तो अभी मैं इस मार्च को एक्सप्लेन कर कर इस जहाँ पर एंड करूंगा। तो ये मार्च जब चल रही थी तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम पहुंच रहे थे मदीने से बदर की तरफ। तो आप मेरी स्क्रीन को ऑब्जर्व करें, मदीने से बदर का इलाका यहाँ पर था, मक्के से बदर का इलाका यहाँ पर था। तो ये डिस्टेंस लॉन्ग था, इस वजह से प्रॉफिट अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए थे, जबकि वो इस इलाके के बहुत ही नजदीक करीब थे, ये यहाँ पर थे, और बस उनको बस थोड़ा सा जो है ना फासला तय करना था। तो जब वो गुजर रहे थे तो दो मकामात मिलते हैं वहां पर। एक मकाम था वहाँ वबरा का, वबरा का जहाँ पर वो आर्मी पहुंची प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की। तो एक मुशरिकीन बंदा पहुंचता है वहां पर, कहता है कि बहुत ही जंगजू था वो, जंग में माहिर था। तो कहता है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से कि मैं आपके साथ जंग में शिरकत करके मुशरिकीन के खिलाफ जो है लड़ना चाहता हूँ। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि तुम जो है एक मुशरिक हो, तो हमारे साथ शामिल होकर इस हक की जंग में जो है नहीं लड़ सकते। तो नेक्स्ट फिर से एक और बार कहता है, वो इंसिस्ट करता है कि मैं लड़ूंगा। तो फिर प्रॉफिट वसल्लम उसे इनकार कर देते हैं। थर्ड दफा जब वो कहता है तो इस्लाम कबूल करके कहता है कि अब मैं मुसलमान हूँ और आपके साथ शिरकत करना चाहता हूँ। तो प्रॉफिट इस्लाम जो है उसको अलाउ करते हैं आर्मी में ज्वाइन करके वो जंग करे। नेक्स्ट जो है स्टेशन जो था बदर की तरफ, वो सफरा का स्टेशन था। सफरा के स्टेशन में प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया कि दो बंदे थे, बसबस बिन अमर जुहानी और फिर अदी बिन अबू जगबा जुहानी। ये दो बंदे थे जिनको प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने कुरैश के उस कैरवान की तरफ भेजा था उनको, कि इसकी न्यूज़ लेकर आओ। अभी उनको पता है कि ये कैरवान मिस हो चुका है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं, सहाबा इकराम को, तमाम सहाबा इकराम को, कि ये बहुत ही मतलब पहुंच से दूर हो चुका है। इस वजह से प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने उनको भेजा था कुरैश के उसके मतलब अबू सुफियान की कैरवान की इंफॉर्मेशन लेके आओ। तो ये एक रिवायत में मिलता है। दूसरी रिवायत ये बताती है हजरत अबू बकर सिद्दीक और प्रॉफिट कुछ डिस्गाइज मतलब भेष बदल के अपनी आइडेंटिटी को इनक्लोज करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं सफरा के। वहां पर उनको एक बूढ़ा शख्स मिलता है। तो बूढ़े शख्स से बातचीत करते हुए पूछते हैं कि हमें बताओ कि ये मामला क्या चल रहा है, यहाँ पर कौन लोग यहाँ से गुजर रहे थे, क्या क्या यहाँ पर जो सिचुएशन कैसी है यहाँ पर। तो वो बूढ़ा शख्स जो है पहले पूछता है तुम्हारी तुम जो है ना अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी बताओ। तो वो दो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर रहे थे, और बस उससे यही सवाल कर रहे थे। और बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ से ना मोहम्मद और उसके साथियों का लश्कर जो है वो मदीने से निकल चुका है, और मेरे हिसाब से लगता है कि ये जो है इस राइट तरफ से आ रहा होगा, इस जगह पर मौजूद होगा। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की आर्मी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, और बहुत ही सही उसका एक प्रॉपर अंदाजा था उसका। और इसी तरीके से जब उसने बताया कुरैश के बारे में, उसने कहा कि कुरैश की आर्मी जो है निकल चुकी है अपने मक्के से और बदर की तरफ पहुंच रही है, और इतने लोगों के साथ वो निकली है, तो इस वक्त जो है वो इतने इस जगह पर हो सकती है। तो इस यहाँ पर जाकर प्रॉफिट इस्लाम को पता चल रहा है कि कुरैश की जो आर्मी है वो निकल चुकी है। अब तक जो है प्रॉफिट इस्लाम को बस इतना पता था कि अबू सुफियान का कारवान जो है एस्केप कर चुका है, और कुरैश के लोग मदीना तबाह करने के लिए आने मदीना तबाह होने से रोकने के लिए प्रॉफिट अलैहिस्सलाम खुद मदीना की बजाय बदर की तरफ मार्च करते हुए जाते हैं, और वहां पर जंग करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो डिफेंस नहीं करना चाहते थे बल्कि जंग करना चाहते थे। अब जाकर प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली है कि कुरैश की आर्मी जो है
मक्के से निकल चुकी है और फिर मदीना डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही है। उनको मदीना तक पहुंचने से रोकने के लिए बदर में ही उनको क्लैश करना था। इस वजह से प्रॉफिट इस्लाम बदर पहुंचे थे, ना कि मदीना। ओके, ये एक प्रॉपर एक रीजन था। नेक्स्ट, जब इस बंदे ने बताया कि इस तरीके से मामला है कि कुरैश की आर्मी पहुंचने वाली है, तो आखिर में उसने प्रॉफिट इस्लाम से अपनी आइडेंटिटी के बारे में पूछा। तो प्रॉफिट इस्लाम ने कहा, हम जो है पानी से आए हैं। वेट आंसर। तो बेसिकली प्रॉफिट इस्लाम जिस तरफ जो है ना इशारा कर रहे थे वो ये कि अल्लाह ताला जब कहते हैं कि हर मखलूक को ना हमने पानी से पैदा किया है, उसको इवॉल्व किया है वाटर से, तो प्रॉफिट इस्लाम उस चीज को रेफर कर रहे थे। वो बंदा जो है ना पूरी तरीके से स्टार्टल्ड हो जाता है, एकदम अमेज होकर कहता है, पानी? कौन सा पानी? इराक की पानी की बात कर रहे हो तुम? तो प्रॉफिट इस्लाम उसके स्टार्टल्ड का वो जो बिहेवियर होता है उसका फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक और प्रॉफिट इस्लाम दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। अब जाकर जो है वो प्रॉपर रियल बैटल प्लानिंग जो है शुरू करते हैं कि क्या उन्होंने करना है। अब तक जो है हमने इस क्लास को समराइज करते हुए मैं कहूँगा, तीन कॉजेज जाने हैं हमने। अब्दुल्ला इब्न जहश के सरिया, अबू सुफियान का काफिला जिसको मुसलमानों ने रेड करनी थी, तीसरा अबू जहल की हॉटीनेस ने लीड किया था बैटल ऑफ बदर को, फिर कुरैश का जो काउंसिल थी उसने क्या डिसाइड किया, जिसमें अबू जहल के जो है ना काफिले का जो उसका मशवरा था वो डोमिनेंट था, और फिर मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली, किस तरीके से उनकी बैटल फॉर्मेशन थी, और क्या डिसाइड किया था, और सहाबा इकराम ने क्या सोचा था कि क्या करना है हमें, और क्यों प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने बदर को सेलेक्ट किया था, ना कि मदीने को लौटना था उन्होंने। अगर से वो चाहते तो वो मदीना लौट सकते थे और डिफेंस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की और फिर मशवरा करके कहा कि हमें जो है बदर जानी है। लोगों ने ये मशवरा दिया कि बदर जाकर जो है हमें मक्के की इस आर्मी को रोकना है। ओके, तो यहाँ तक हम इस सीन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि बैटल किस तरीके से हुई थी, कुरैश का प्लान क्या था, और फिर मुसलमानों का प्लान क्या था, और बैटल डे में क्या इवेंट जो है वो टेक प्लेस हुए थे। इंशाल्लाह विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नाउ विल टेक क्वेश्चन।